ओके, तो आज हमारे साथ हैं कपिल कुमार, ऑल इंडिया सीटेट टॉपर। कपिल, लोग जब सीटेट की तैयारी करते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो बस क्वालिफाइंग एग्जाम है, पास हो जाना है, 150 में केवल 90 नंबर चाहिए। कोई कैटेगरी का है तो 150 में केवल 82 मार्क्स, केवल 82 नंबर चाहिए। तो कपिल, क्या आप इस बात से तारुफ रखते हैं कि इसकी तैयारी करने की जरूरत है, और कहाँ तक सीटेट में आपको लगता है कि अच्छे से तैयारी करें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके पास करने की कोशिश करें? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कपिल? तो अभिलाष, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर थैंक यू दैट। कपिल, प्लेजर। ओके, अब बात करते हैं सीटेट की तैयारी के बारे में। सीटेट की तैयारी से मैं मेरा ये मानना है कि सीटेट की तैयारी का देखें तो ऑल इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, और एग्ज़ाम्स की कंपेरिजन में देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ कट ऑफ फिक्स रहती है, कुछ बढ़ती घटती नहीं है। कट ऑफ फिक्स रहती है। आपको आप कैटेगरी में आते हैं तो 82 मार्क्स लेके आने होते हैं, आपको जनरल में 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है थोड़ा, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मेहनत आपको आगे के एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी। जैसे सुपर टेट हो गया, केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। DSSP की वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से आप एक बेस तैयार कर सकते हैं आप सीटेट के थ्रू। कपिल, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा अप्रोच सिर्फ ये होना चाहिए कि अच्छा हमको तैयारी करना है? जैसे आपने कहा कि मैं उस बात पे क्रक्स पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 90% लोग जब तैयारी करते हैं तो उनका अप्रोच केवल ये होता है कि पास हो जाए। तो ये वाला अप्रोच क्या सही है कि केवल पास हो जाए सीटेट के एग्जाम को लेकर? नहीं, सिर्फ अगर आप सीटेट पास होना चाहते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको सीटेट ओके। करने के बाद भी कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय की हम्म। वैकेंसीज आने वाली हैं, DSSB की आने वाली हैं, यूपी की है, फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, उसके लिए आपको हम्म। तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो आप इसी बेस मान के आप तैयारी कर सकते हैं। आप सिर्फ इससे आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको आगे वाले एग्जाम्स में प्रॉब्लम होगी। आपको जो भी सुपर टेट वगैरह हैं, ये ऐसे एग्जाम्स हैं, इसमें आपको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको सीटेट को एक बेस मान के चलते हैं तो आपको ये आगे के एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी इसमें, क्योंकि अच्छा। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है हम्म। सुपर टेट में और सी टेट में। हम्म। तो काफ़ी हद तक सेम सेम सिलेबस रहता है। तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको आगे एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कपिल, आप इस बात को कहाँ तक मानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में तैयारी करने की जरूरत है, या बिना तैयारी के भी हो जाएगा? नहीं, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपने किसी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने अगर B.Ed अपनी की हुई है या फिर कहीं से कोचिंग ली हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वालिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ क्वालिफाई करना आपका एम नहीं होगा, क्योंकि आप सीटेट और क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, आपको दूसरे एग्जाम से बैठना पड़ेगा। वहाँ पे कंपटीशन होगा, वहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। वहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करने से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मेहनत आपको ओके, करनी ओके, पड़ेगी ओके। आपको। जी जी। श्योर, श्योर, श्योर। तो ये वाला अप्रोच बहुत अच्छा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करने का नजरिया रखें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे उत्तर प्रदेश में कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको सुपर टेट का एग्जाम देना है, DSSB, KVS, इन तमाम जगहों पर काम आता है। तो आप ये मानते हो कि प्रिपेयर करके मैक्सिमम जितना मार्क्स स्कोर कर लें वो जी बेस्ट जी, अप्रोच होगा? बिल्कुल ठीक है, इट बिल्कुल शुड नॉट बी बिल्कुल। टेकन कैजुअली। ओके। जी। तो सबसे पहले कपिल, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि एज फार एज सीटेट का पेपर कंसर्न है, क्या चीज जो है आपको लगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है सभी सब्जेक्ट्स में से पांचों? आपके जैसे पेडागोजी का पेपर हो गया, CDP का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और इन्वायरमेंट का या मैथ में, तो कौन सा सेक्शन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों? मार्क्स से स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सारे जो भी सेक्शंस हैं आपके, वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनली अगर बात करूँ तो CDP को मैं थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा इस बात में, क्योंकि जब मैंने B.Ed की थी तो उस टाइम पे मैं ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट था। उससे पहले हम्म। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, EVS हो गया, हम्म। क्योंकि मैंने UPSC प्रिपरेशन की थी तो EVS भी मतलब काफ़ी हद तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था पहले से। हम्म। हम्म। तो सीटेट के लेवल का भी मैंने पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत। हम्म। तो मैथ्स भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये ज़्यादातर जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं, ये मैंने पढ़े हुए थे पहले। तो इसमें मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन CDP का मुझे थोड़ा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी मुझे, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि नया सब्जेक्ट था ये। फर्स्ट टाइम मैंने B.Ed में ये देखा था, पढ़ा था हमने ये।
तो इसमें मैंने ज्यादा फोकस किया था। कपिल, आपने बीच में ये बात ऐड की कि जैसे आपने अच्छे कॉलेज से बीएड कर रखा है, तो जैसे दिल्ली जी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है बीएड जी कराने जी के मामले में, क्योंकि बहुत ही रिगरस वे में क्लास से लेकर पढ़ाने से लेकर सब कुछ वो कराते हैं। तो नो क्या डाउट। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको बहुत, आप अच्छे कॉलेज से आते हैं तो आपका बेस पहले ही तैयार हो जाता है इन सब जी एग्जाम्स बिल्कुल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, आपको फैकल्टी अच्छी मिलेगी, डिस्कशन क्लास में होते हैं। सीटेट का अगर देखा जाए और यूपी टेट का, जैसे स्टेट के टेट होते हैं, वो एग्जाम देखे हैं तो इनमें हम्म। काफी डिफरेंस है। भले ही आपको ये हम्म। जो सिलेबस है वो सेम सेम सा आपको लगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो पैटर्न है सीटेट का और यूपी टेट का, वो काफी डिफरेंट है। डिफरेंट मैंने है, यस सीटेट में यस। सीटेट में मैंने ये देखा है कि जो डिस्कशंस हम करते हैं क्लास में, अगर आप किसी अच्छी कॉलेज से हो तो क्लास में डिस्कशंस होते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सीटेट में, सॉरी सीडीपी में, सीटेट की अगर टीडीपी में, बात अच्छा। करते हैं तो। ओके कपिल, तो कहीं आप अपने यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी क्रेडिट देना चाहेंगे इसमें कि सीटेट में आपने टॉप किया है ऑल इंडिया पर। तो क्लास डिस्कशन का भी बहुत रोल ये रहा है कि आपका काम बहुत आसान हो गया बिल्कुल जर्नी में? बिल्कुल। जी अच्छा अच्छा, ओके। तो आते हैं सबसे पहले सीटेट के मैटर पर थोड़ा सा और डीप चलते हैं। जो सीटेट में लैंग्वेज और लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को लेकर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि अच्छा इंग्लिश ले या हिंदी ले, या कई बार उनको लगता है अच्छा एक ही बात है, हिंदी ऊपर कर दो या इंग्लिश ऊपर कर दो। तो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को लेके मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप जिसमें भी जो भी लैंग्वेज है आपकी, हिंदी है इंग्लिश है, जो भी है, जो आपको जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, वो आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज करें। ये अच्छा बस अच्छा इसमें अच्छा। कहना चाहूंगा। आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट लैंग्वेज हम वो चूज करें जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हो? जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो पैसेज और पोएम्स वगैरह कई बार आ जाते हैं, पोइट्री की क्वेश्चंस आ जाते हैं, जी जी। तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या फिर इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, अगर आपकी कमांड इंग्लिश पे अच्छी है काफी, तो हम्म। आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप समझ पाएंगे अगर अच्छा। आपकी कमांड अच्छी है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप, मुझे हम्म। लगता है ऐसा कि आप काफी हद तक कर लेंगे क्वेश्चंस, अच्छा, प्रॉब्लम तो क्रिएट आपने नहीं क्या ले होगी। रखा था लैंग्वेज वन में? मैंने लैंग्वेज वन इंग्लिश लिया हुआ था। अच्छा, आपका लैंग्वेज वन इंग्लिश था एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज टू हिंदी। हिंदी थे, ओके ओके। तो पेपर वन में ओवरऑल कपिल आपके कितने मार्क्स हैं? पेपर वन में मेरे 138 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। जी। ओके, एंड पेपर टू में? पेपर टू में 109 है आउट ऑफ 150। ओके, तो कपिल पेपर टू में आपके 109 मार्क्स हैं। हाँ तो ये इतना बिग गैप क्यों है पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स में? हाँ, इसमें मैं इसका रीजन बताता हूँ क्या है, कि हम्म। एक्चुअली इसका रीजन ये था कि जब मैथ्स जो कर रहा था, मैथ्स में उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जहाँ मैं थोड़ा हम्म। काफी स्टक हो गया था। हम्म। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं टाइम, वो क्वेश्चन स्किप करके मैं टाइम बचा सकता था, और भी आगे के क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता था, कि मेरे पास लास्ट में टाइम, मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया क्वेश्चन में, इतना खो गया मैं। तो मैं ये थोड़ा ये कहूँगा कि वो मुझे अवॉइड करना चाहिए था उस टाइम पे, नहीं कर पाया मैं अनफॉर्चुनेटली। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप तैयारी करने वाले हैं, जो आप लोग जो टेस्ट देने वाले हैं सीटेट, वो इस बात का ध्यान रखें कि मैथ्स पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, वो आप स्किप कर दें, बात के लिए आप छोड़ सकते हैं उसे। अगर आपको टाइम मिलता है अच्छा तो दोबारा उस पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको नहीं आता है वो, या फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। ये मेरे अच्छा। साथ प्रॉब्लम हुई आपका थी। ये मेरे साथ हम्म। प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से मैं काफी में 3-4 क्वेश्चन लास्ट में छूट गए थे, और साइंस का हम्म। काफी पोर्शन मेरा छूट गया था वो, हम्म। जो मैं बहुत ही लास्ट के मुझे 1-2 मिनट मिले थे 10-15 हम्म। क्वेश्चंस करने के लिए। उसमें मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो आपका पेपर टू है सीटेट का, हम्म, उसमें आपका पहला तो सब्जेक्ट टू जो आपका था वो आपका ऑप्शनल जो आपका साइंस है, ना कि हम्म, सोशल साइंस? हाँ ओके। जी तो जो आप साइंस साइड से आपने फॉर्म फिल कर रखा था, तो उसमें मैथ में आप कह रहे हैं आप जरूरत से ज्यादा स्टक हो गए थे? जी जी। क्योंकि कपिल आपका जो पेपर वन और पेपर टू का मार्क्स का डिफरेंस है, काफी गैप है। हाँ जी। वहां पर आपने टॉप कर रखा है, और पेपर टू में वो जो गैप है बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ 2 4 5 10 नंबर कम नहीं है, हाँ काफी गैप है। हाँ ठीक है, फिर वो एवरेज कैंडिडेट में जितने मार्क्स स्कोर हाँ, कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि प्रिपेयर आपको था, लेकिन एग्जाम में जो स्ट्रेटेजी थी वो दिक्कत क्रिएट कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम के कारण था, या फिर मतलब आपसे ही मिस्टेक हुई? नहीं, मुझे से मिस्टेक हुई, मैं मानता हूँ, ये मुझे से मिस्टेक हुई। कुछ क्वेश्चंस वो जो कर रहा था मैं उस टाइम पे, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा, तो उसी में थोड़ा ज्यादा ट्राई किया मैंने, उसमें उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मुझे लगता है कि वो मैं क्वेश्चंस स्किप कर सकता था, मैं उन्हें स्किप कर दिए के बाद जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन वहाँ ये मुझसे गलती हुई थी
कि मैं उन क्वेश्चंस पे स्टक हुआ, मैंने वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस आते थे वहाँ उन्हें करने के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिला, और कम टाइम मिलने की वजह से उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, जल्दबाजी के चक्कर में कह सकते हो आप। कपिल, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि एग्जाम्स अब ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है, तो एक जी कैंडिडेट को इस बात की कितनी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर भारत के सभी क्षेत्र के लोग आते हैं। अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जो एकदम वेल इक्विप्ड हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन उनको फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत से ऐसे लोग बिल्कुल। हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसे ऐसे जगह से बीएड कर रखे हैं जहां पर उन्होंने भी कंप्यूटर ठीक से छू कर उसको यूज भी नहीं कर रखा है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में क्या डिफरेंस आप देना चाहिए? क्या वो कहीं मार्क्स को इम्पैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप पे देखा ही नहीं है कभी, लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया ही नहीं है कभी, तो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं वो, फर्स्ट टाइम सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं, तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और तैयारी की बात करी जाए तो तैयारी में ऐसा कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, इनफैक्ट सेम ही है। तो तैयारी में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, सिर्फ आपको बस इतनी प्रॉब्लम होगी कि जो बच्चे जो नहीं देख पाए हैं लैपटॉप को, इससे पहले लैपटॉप या कंप्यूटर को नहीं चलाए हैं कभी, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरीके से कर्सर को चलाना है, किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा ये नया सा हो, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं ये लोग, जिनके लिए भी नया है, कि आप साइबर साइबर कैफे हो अगर आपके आसपास में कहीं पे, या फिर कोई कोई भी किसी फ्रेंड के पास अगर कोई लैपटॉप वगैरह हो, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं उनकी, जिससे आपको थोड़ा सा जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको नया सा फील ना हो। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर ना हो जरूर अपने आप को थोड़ा समय दें, कैफेज जाएं और मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर लें, हाँ, सो दैट उस पर थोड़ा एक्सपोजर उनका बन जाए कि ऑनलाइन बिल्कुल, एग्जाम में बिल्कुल। कैसे सीटेट का एग्जाम दिखने वाला है, क्या कंप्यूटर पर उनको एग्जैक्टली करना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट ओके। कहीं न कहीं तो उन्हें थोड़ा, मुझे हम्म ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कभी ना कभी, कहीं न कहीं जैसे भी है, हम्म उन्हें एक बार वो चलाना आना चाहिए कंप्यूटर, थोड़ा यूज़्ड टू होना चाहिए कि किस तरीके से लैपटॉप काम करता है या कंप्यूटर काम करता है। हम्म तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए थोड़ा, बस नर्वस ना हो कई अच्छा बार। कपिल। हम्म। हाँ, कई लोग नर्वस भी हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम वो सिस्टम के आगे बैठे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। मतलब काफ़ी हाँ, मतलब देखा जाए तो काफ़ी हो स्टूडेंट होंगे जाता है। जो सीटेट दे रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम ये हो सकती है। अच्छा कपिल, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करते हैं, तो वो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस एक्सेस करते हैं और तुरंत में तो प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन माइंड में वो चीज रिटेन नहीं कर पाते हैं। वो जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपने साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़े ऑनलाइन, हुँ, अब हुआ क्या कि आपको लग रहा है अच्छा 10 मिनट के वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई पर्सनली बिलीव एज अ टीचर कि ऑनलाइन आपको 10 मिनट से 1 घंटे के वीडियो मिल जाएंगे केवल पियाजे के थ्योरी पर, ठीक है, लेकिन हुँ। पियाजे पर आज तक 1000 क्वेश्चन आ चुके होंगे, आगे भी 10,000 आएंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज ये कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा हम थ्योरीज पढ़ लेते हैं तो माइंड में रिटेन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या आप इसको, आपने कभी इस तरह का चैलेंज फेस किया हो कि थ्योरीज में कंफ्यूजन हो रहा हो? एज फार एज सीडीपी को लेकर कंसर्न है, तो सीडीपी पर आपका क्या टेक है प्रिपरेशन को लेकर? अगर सीडीपी की बात करें तो जैसे आपने बताया थ्योरीज़ काफ़ी हो जाती हैं, तो कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाता है, क्या थ्योरी है, क्या किसमें क्या चीज़ है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है इसमें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक तो सिलेबस पे आप स्टक रहिए। यूट्यूब पे काफ़ी हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएँगी, तो आपको सभी पे गो थ्रू नहीं करना है, लेकिन ये भी देख लिया, थोड़ा-सा ये भी देख लिया। एक पर्टिकुलर कोई चैनल चूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कहता कोई एक पर्टिकुलर कोई वैसा कुछ नाम नहीं लेके बोल रहा हूँ मैं, कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आपको टीचर हम्म पसंद हो, आप उस पे स्टक रहिए। स्टक रहिए, सही बात है। बिल्कुल, आप स्टक रहिए, वहाँ से आप सही बात है। चीज़ें जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसके पर्टिकुलरली आप नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। आप हम्म मार्केट में जाएँगे तो कहीं आपको रेडीमेड बुक्स मिल जाएँगी, मतलब बने-बनाए नोट्स भी मिल जाते हैं, पीडीएफ हम्म मिल जाती है आपको, कहीं टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं। तो हम्म मेरा ये सजेशन है कि आप हाथ से नोट बनाइए अपने, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करेंगे वो। ऐसा ही मेरा अच्छा, मानना है। मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि नोट्स स्टूडेंट्स को खुद होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। रिसेंटली मैंने भी देखा है कपिल, स्टूडेंट्स में एक नया ट्रेंड आ गया कि सर इसका नोट्स मिलेगा क्या? तो मुझे एज अ टीचर लगता है कि नोट्स हर इंडिविजुअल के अपने होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो कपिल, इस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? सीटेट के लिए कहीं से कोई नोट्स वोट्स कुछ उठाने की जरूरत है कि नहीं है, कि टोटली एकदम छोड़ दिया जाए और नोट्स अपने हिसाब से बनाएं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नोट्स बिल्कुल छोड़ दिया जाए, छोड़ के मतलब आप खुद बनाइए। आप जो खुद बनाएँगे वो उनका मतलब आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा आपको। आपको चीज़ें हम्म पता रहेंगी, आपने किस चीज़ पे कितना फ़ोकस किया है, आपने हम्म किस चीज़ को कितना टाइम दिया है। आप जब खुद हम्म से सर्च करके आप नोट्स बनाएँगे,
तो वो चीजें आपके दिमाग में रिटेन हो पाएंगी। ऐसा मेरा मानना है। कपिल, लैंग्वेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि लैंग्वेज की प्रिपरेशन पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं? जैसे आपने पेपर 1 इंग्लिश लिया, पेपर 2 आपने हिंदी लिया, हम्म। तो लैंग्वेज में कितने कितने मार्क्स थे आपके, और कहाँ पर? बेसिकली मैं ये भी पूछूंगा कि आप 138 मार्क्स स्कोर किए, तो वो 12 मार्क्स कहाँ रह गए, कहाँ आप चूक गए कपिल? पहले तो मैं मार्क्स बताना चाहूंगा। हमने मेरे पेपर वन में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 27 मार्क्स थे मेरे। अच्छा, 27, यस। 27 मार्क्स थे। 27 में एक्चुअली मैंने जो आंसर की प्रोवाइड की गई है सीबीएसई के द्वारा, मैंने वो अभी देखा नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा घर के कामों में बिजी था, तो वो नहीं देख पाया हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे गलती हुई होगी, वो मुझे लगता है कुछ हिंदी में कुछ वर्ड्स को ना समझने की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे गलती हुई हो, या पैसेज में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी मुझे, क्योंकि मैंने वो रेफर की नहीं है अभी आंसर की, तो ऐसा मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में भी। अच्छा, और बाकी कहाँ कम रह गए? बाकी के जैसे 26 मार्क्स मेरे आए थे ईवीएस में, और अच्छा, 20। ईवीएस में 4 नंबर आपके कम है, 26 हाँ मिले हैं ईवीएस में। हाँ 20। सीडीपी में? सीडीपी में 29 मेरे मार्क्स थे। सर एक 29 मिले सीडीपी में। मैथ्स में 29 थे। मैथ्स में 29, नहीं ठीक है, बहुत हाँ। अच्छी बात है। एंड कपिल, एक सवाल उठता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह कितना एग्जाम में परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है आपके? ये मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर किसी बात को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में, उनका ओके। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, उनका पैटर्न क्या होता है, किस किस आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो आपको मतलब सबसे ज्यादा चीजें आपको उसी पेपर को देखने के बाद पता चल जाती हैं, तो बजाय अच्छा, किसी प्रीवियस ईयर पेपर, एंड व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो जो देना चाहूंगा वो मैं पीवीएससी के पेपर को देना चाहूंगा, कि वो ऑथेंटिक होते हैं पेपर की। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उससे आपको एक बेस प्रोवाइड हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पैटर्न ये है पूछने का, उनका तरीका ये है, आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, वो आपको पता चल जाता है। मॉक टेस्ट ठीक है, अगर आप अच्छे से कर चुके हैं कंटेंट को, तो आप मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर को वो रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और कपिल, आपने बीच में बोला कि आप तैयारी भी करते थे, लाइक आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, आपने बताया कि बीच में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो श्योर शॉट आपने यूपीएससी, बैंक, एसएससी वगैरह अगर किसी तैयारी एग्जाम की पर्टिकुलर कर रखी है, तो क्या आपको वो चीज मदद कर रहा था सीटेट के एग्जाम के लिए, या फिर ऐसा कुछ है क्या कि अच्छा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बंदा तो भाई वो तो सीटेट निकाल ही लेगा, एक जनरल जो परसेप्शन लोग बना देते हैं? आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, सिंस आपको उसके रिगार्डिंग आप तैयारी किया है, प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, और आई गेस कि सिंस आपने बीएड ज्वाइन किया होगा तो उसके बाद आपने स्ट्रीम भी चेंज किया होगा, तो उस पे आपका क्या टेक है कि जो स्टूडेंट्स किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बीएड में आते हैं, फिर टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो प्रिपरेशन एग्जैक्टली आपको हेल्प किया, या फिर यहाँ पर चीजों को टोटली नए सिरे से देखना होगा? जैसा आपने भी बताया कि जनरली सोसाइटी में परसेप्शन ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका ये मानना होता है कि जो भी उसके नीचे के एग्जाम्स हैं, जो भी कम डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम्स हैं, वो क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो लेवल है वो सबसे ऊपर माना जाता है सोसाइटी में। तो भाई यस, यस। तो इसको तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, उसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है सीटेट से। हाँ, थोड़ा सा मुझे फायदा हुआ था सी सेट का जो सिलेबस है यूपीएससी का, वहां से मैथ्स का हाँ, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला था सी सेट में। हाँ, वो मैं हाँ। बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन और भी काफी चीजें हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो बिल्कुल ही ऑल्टो कर बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते इस लेवल के जो सी टेट में पूछे जाते हैं। हिंदी तो पूछा नहीं आता, इंग्लिश में पूछते हैं, वो जनरली पैसेज पूछते हैं वो सी सेट में। तो काफी यस, यस। तो सी सेट की या सी टेट की काफी मतलब डिफरेंट अप्रोच है, उनका सिलेबस काफी डिफरेंट है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सी टेट क्वालिफाई कर लोगे। उसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मगर आप ये कह रहे हो कि ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए एकदम, कि भैया हम तो एसएससी, बैंक, यूपीएससी की तैयारी की है, सीटेट हम जाएंगे ऐसे ही फोड़ देंगे, तो फिर आप ये कह रहे हो कि एक पल को पास भी हो गए तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कपिल, बहुत से लोग करियर में इस चीज को डिसीजन में बदलाव लाते हैं, जैसे आपने बताया, तो मैं इस बात को गेस कर पा रहा हूँ, दो ये सीटेट का मुद्दा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जहां से आप होके गुजरे हैं, वहां से वो भी होके गुजरेंगे कल को। बिल्कुल। जैसे आपने कहा यूपीएससी और तमाम तैयारी किया, उसके बाद आपको लगा होगा कि टीचिंग वाले मॉड्यूल में आ जाते हैं, ठीक है? तो इस पे आपका क्या है कि जैसे मतलब कितने समय से आप
बीएड सीटेट और टीचर बनने के लिए आप एस्पायर करना शुरू कर दिए? कब और कैसे ये बदलाव आपको एहसास हुआ कि करना है? एक्चुअली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था 2016 से 2019 में। मैंने ऐसे जनरली ऐसा कुछ प्लान नहीं था मैं बीएड करने का। मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने डीयू की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि फॉर्म निकले हुए हैं बीएड के। तो मेरे घर वाले भी थोड़ा कर रहे थे कि बीएड अगर कर लेते आप तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बस मैंने फॉर्म फिल किया था। मेरा कोई ऐसा बहुत एम नहीं था कि मुझे टीचर ही बनना है। मैंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, मैं सिलेक्शन हो गया, उसमें एडमिशन हो गया, तो मैंने किया फिर। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँच गया बीएड में, तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास करके, हाँ डीयू में जब पहुँच गया तो वहाँ पे फिर मैंने जो पढ़ाई को वो हल्के में नहीं लिया, मैंने सीरियसली काफ़ी लिया। जो भी डिस्कसेस होते थे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करता था, मैं समझता था चीज़ों को, तो उसे मैंने हल्के में नहीं लिया। फिर तो जब मैंने बीएड स्टार्ट किया तो उस टाइम पे फिर मैंने यूपीएससी को थोड़ा होल्ड पे रख दिया है मैंने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, जैसे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया, हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पर टीचर्स इस बात को मानते हैं कि स्टूडेंट जब आता है तब तक उसका टीचर बनने का माइंडसेट नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नए तरीके से डिबेट डिस्कशन तैयार करके एक्चुअली में हमें टीचर बना देता है, मोटिवेट करता है वो एक्चुअली। हाँ। तो कहीं तो कहीं हमारा माइंडसेट भी साफ सुथरा हो जाता है कि अच्छा अब तो यही करना है करियर में। बिल्कुल। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आप लास्टली ऐड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, लास्ट 2-3 टिप्स, देन वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सीटेट बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। आप मोटिवेट फील करिए, आपको मोटिवेट रहिए, आप अंदर से एनर्जी लेके आइए, आप कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बहुत मैं कहूँगा कि और सभी एग्जाम्स से बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी पेपर है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो ऐसा कुछ डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी करिए। सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द पीपल जो तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट को अच्छे मार्क्स से। तो ये थे हमारे साथ कपिल कुमार, ऑल इंडिया सीटेट टॉपर 2021। थैंक यू कपिल फॉर ज्वाइनिंग अस। जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा कि सीटेट जरूरी नहीं, एक मजबूरी है। बीएड करने वाले सभी एग्जाम के कैंडिडेट को क्यों पास करना ही करना है अपने बीएड के डिग्री को वैलिडेट करने के लिए। यहाँ और अब आप टीचर बन सकते हैं। चलो वैकेंसीज वगैरह भी आने वाली है, प्रोबेबली आप उस पर भी एस्पायर कर रहे होंगे कपिल। बिल्कुल। यस, तो बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अभिलाष। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू।